उसका प्रयत्न कर रहे थे कि इस संदेश के पीछे कौन हो सकता है। कि तभी राजहंस ने संदेश की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ महामंत्री जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या लिखा है उस कपड़े में? अमात्य ने तुरंत ही उस कपड़े को अपनी मुट्ठी में छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। राजहंस वहीं खड़ा उनकी हालत देख मुस्कुरा रहा था। उसने आगे उस बारे में कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। राजहंस बोला, महामंत्री जी, मैं आज तक्षशिला के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। आचार्य गजानन के लिए कोई विशेष सूचना है? अमात्य ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, तुम जा सकते हो। राजहंस ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञात होता है कि मंत्री शंभुनाथ की चाल अपना रंग दिखा चुकी है। उन्होंने छिपकली के मुख में कीड़ा डाल दिया। अब चींटियां आराम से अपना कार्य कर सकती हैं। वो अमात्य के कक्ष से निकला और घोड़े पर सवार हो तक्षशिला के लिए प्रस्थान कर गया। जहां राजहंस मगध से तक्षशिला की ओर चल पड़ा था, वहीं सुकन्या तक्षशिला के विश्वविद्यालय को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी थी। तक्षशिला से निकलने के बाद सुकन्या जंगलों और मैदानों को पार करके एक गांव में पहुंची। वो गांव तीन तरफ पथरीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उसने जैसे ही गांव में प्रवेश किया, उसे वो गांव बाकी गांवों से अलग लगा। उस गांव में जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वहां सिर्फ औरतें और कन्याएं ही दिख रही थी। वहां पुरुषों का कोई भी नामो निशान नहीं था। खेतों में हल चलाना या जलाने के लिए लकड़ियां काटनी हो, सभी कार्य महिलाएं ही कर रही थी। सुकन्या को लगता था कि महिलाएं सिर्फ घर संभालने और भोजन बनाने के लिए ही हैं। वहीं इस गांव में महिलाओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र से लेकर शास्त्र को देख वो बहुत अचंभित थी। उसके लिए ये एक अलग ही दुनिया थी। वो आंख फाड़े हुए सभी को देख रही थी और उसी प्रकार वहां रहने वाली औरतें सुकन्या और उसकी वेशभूषा देखकर हैरान थी। सुकन्या ने साधारण वस्त्र पहने थे, जबकि उस गांव की सभी औरतों ने सुंदर वस्त्रों के साथ शरीर पर भारी स्वर्णाभूषण धारण किए हुए थे। सुकन्या एक कुएं के पास से गुजरी, जहां कुछ औरतें घड़ों में पानी भर रही थी। सुकन्या को पता नहीं था कि उसे कहां जाना है। वो बस चली जा रही थी। जैसे ही वो कुएं के पास से गुजरी, तभी एक कन्या ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, सुनो। सुकन्या ने आवाज तो सुनी, लेकिन उसे लगा जैसे किसी और को पुकारा जा रहा है, इसलिए वो चलती रही। उस कन्या ने दोबारा पुकारा, रुको। इस बार सुकन्या ने पीछे पलटकर देखा तो वो कन्या उसकी तरफ देखकर ही पुकार रही थी। सुकन्या को अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे ही पुकारा जा रहा है। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां और कोई नहीं था। उस कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको ही बुला रही हूं, थकी हुई लगती हैं, आइए पानी ग्रहण कीजिए। सुकन्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर कुएं के पास खड़ी उस कन्या के पास जा पहुंची। उस कन्या ने कुएं से ठंडा जल निकाला, जिसे पीकर सुकन्या की सारी थकान मिट गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद बहन, मेरी सारी थकान दूर हो गई। उस कन्या ने उसे देखते हुए कहा, तुम आचार्य चाणक्य की शिष्या हो ना? उन्होंने ही तुम्हें भेजा है। सुकन्या ने हाँ में सर हिलाया और हैरान होकर बोली, हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? उस कन्या ने हंसते हुए कहा, आपको धीरे धीरे सब ज्ञात हो जाएगा। अब यूं समझ लीजिए कि आपके लक्ष्य में ये गांव एक पड़ाव है। आइए मेरे साथ। वो कन्या आगे बढ़ी, लेकिन सुकन्या हैरानी से वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने मन ही मन कहा, आचार्य चाणक्य ने तो कहा था कि मेरे विषकन्या बनने की बात किसी को भी पता नहीं होगी, फिर यहां तो किसी अनजान कन्या को भी मेरे बारे में पता है। सुकन्या को वहीं खड़े सोचता देखकर उस कन्या ने जोर से कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपने आचार्य पर पूर्ण विश्वास है तो आप मेरे पीछे आ सकती है। सुकन्या मनी मन सोचते हुए बोली, आचार्य चाणक्य पर संदेह करना तो मूर्खता होगी, मुझे इसके साथ जाना चाहिए। दृढ़ निश्चय करके वो उस कन्या के पीछे पीछे चलने लगी। गांव की 2-3 घुमावदार गलियां पार करने के बाद वो एक आश्रम के करीब पहुंचे। वो एक बड़ा सा आश्रम लग रहा था, जैसे उस आश्रम में सैकड़ों कक्ष हों। वो एक विशाल जगह पर फैला था। अगले ही पल वो कन्या आश्रम के अंदर चली गई।
सुकन्या ने जैसे ही उस कन्या के पीछे आश्रम में प्रवेश करना चाहा, एक बाण सनसनाता हुआ उसकी तरफ पहुंचा। सुकन्या ने बाण को अपनी तरफ आते देखा। उसके पास उससे बचने का समय भी नहीं था। उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। बाण उसके गले को भेदता उससे पहले ही एक हाथ तेजी से सुकन्या की गर्दन के बीच आया और उस बाण को पकड़ लिया। तभी उसके कानों में एक मीठी लेकिन दृढ़ता भरी आवाज गूंजी। योद्धा का पहला कर्तव्य होता है हमेशा अपनी आंख और कान खोले रखना। सुकन्या ने तुरंत अपनी आंखें खोली तो देखा सामने एक औरत सैनिक की वेशभूषा में खड़ी थी। औरत बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में तेज झलक रहा था। उसकी मुस्कुराहट ने सुकन्या का मन मोह लिया था। वो बस उसके तेज में जैसे खो सी गई थी। उस औरत ने कन्या से कहा, जाओ जाकर इसे इसका कक्ष दिखा दो। इतना बोल वो औरत आगे बढ़ गई। उसके जाते ही सुकन्या का ध्यान भंग हुआ। तभी उसके साथ खड़ी कन्या ने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कक्ष दिखाती हूं। सुकन्या हैरान होती हुई बोली, कौन थी ये औरत? इन्हें देखना तो अपने आप में एक ना भूलने वाला अनुभव था। इससे पहले मुझे ऐसा अनुभव सिर्फ आचार्य चाणक्य को देखकर ही हुआ था। उस कन्या ने आगे चलते हुए कहा, उन्हें छोड़ो और तुम अपनी सोचो। अगर वो नहीं होती तो आज तुम आश्रम के द्वार पर मृत पड़ी होती। सुकन्या उसके बारे में सोचती हुई बोली, हाँ सच में, लेकिन किसने चलाया था वो बाण? उस कन्या ने कहा, वो एक खुद से चलने वाला धनुष है जो गुप्त रूप से आश्रम की कुछ जगहों पर लगा हुआ है। नए लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं होता और वो आश्रम के द्वार के उस भाग पर खड़े हो जाते हैं जहां उस धनुष को संचालित करने वाली कुंडी गड़ी हुई है। जैसे ही कोई उस जगह पर खड़ा होता है वो कुंडी दब जाती है और बाण धनुष से छूट जाता है। सुकन्या घबराती हुई बोली, इस प्रकार तो किसी की भी जान जा सकती है। उस कन्या ने बताया, किसी की भी नहीं, सिर्फ शत्रुओं की। ये सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए है। कई बार कुछ दुश्मन चुपके से यहाँ घुसने की कोशिश करते हैं और ये उनके लिए ही बना है। सुकन्या और भी प्रश्न पूछती उससे पहले ही वो कन्या कक्ष के पास रुकी और बोली, ये रहा तुम्हारा कक्ष, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। इतना बोल वो मुस्कुराती हुई वहां से चली गई और सुकन्या उस कक्ष में अंदर प्रवेश कर गई। इधर मगध में अमात्य अभी तक ये सोच सोच कर परेशान थे कि मालकेतु किसके पास हो सकता है। उन्होंने मन ही मन कहा, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मालकेतु शंभुनाथ के पास है और ये पत्र भी शंभुनाथ का भेजा हुआ है। हालांकि अमात्य के पास शंभुनाथ के विरुद्ध कोई भी प्रमाण नहीं था, इसलिए वो ना ही उन्हें कुछ कह सकते थे और ना ही कुछ कर सकते थे। इसी बीच सेनापति भुजंग ने अमात्य के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही कहा, महामंत्री जी, मन्ना देव अभी अपने गांव में नहीं है। मैंने एक व्यक्ति को सूचना के लिए लगा दिया है। उसके आते ही तभी अमात्य ने उन्हें बीच में टोकते हुए उच्च स्वर में कहा, सेनापति मन्ना देव को छोड़िए और मालकेतु का पता लगाइए। वो लापता है कुछ दिनों से। अमात्य को परेशान देखकर भुजंग बोले, क्या हुआ महामंत्री जी, सब कुशल तो है? अमात्य ने पत्र वाली बात छिपाते हुए कहा, हाँ बस मैं मालकेतु को लेकर परेशान हूं। वो कुछ दिनों से गायब हो गया है। उसकी कोई भी सूचना नहीं है। उसका जल्द से जल्द पता करो, वो भी गुप्त रूप से। सेनापति भुजंग ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है महामंत्री जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कह वो वहां से तुरंत निकल गए और अमात्य फिर से अपना सर पकड़कर बैठ गए। जहां अमात्य संदेश को लेकर चिंतित थे, वहीं मुराकी चंद्रगुप्त को लेकर चिंता अब दूर हो चुकी थी। शंभुनाथ के दिए आश्वासन से उसे इतना विश्वास तो हो गया था कि अभी भी उसके पुत्र का पता किसी को तो ज्ञात है और वो कभी ना कभी अपने पुत्र के पास पहुंचकर रहेगी। वो महारानी कक्ष में दर्पण के सामने बैठी महारानी के बालों में गजरा लगा रही थी। महारानी आज काफी खुश दिख रही थी। बुरा ने पूछा, महारानी आज आप बहुत खुश लग रही हैं। दासियों के प्रश्नों से चढ़ जाने वाली महारानी आज उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोली, हाँ आज महाराज ने सुबह बुलावा भेजा था कि वो मेरे कक्ष में आएंगे। मैं उन्हीं के इंतजार में सज सवार रही हूं। इसके बाद उन्होंने दर्पण में खुद को देखते हुए पूछा, कैसी लग रही हूं मैं? मुरा ने उनकी तारीफ में कहा, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं महारानी, बिल्कुल अप्सरा की तरह। महारानी खुद को निहारती हुई बोली, महाराज मोहित हो जाएंगे ना? मुरा बोली, हाँ महारानी।
ठीक उसी प्रकार जैसे महर्षि विश्वामित्र अप्सरा और वशी पर मोहित हुए थे। तभी महाराज धनानंद ने महारानी के कक्ष में प्रवेश किया। वो मदिरा के नशे में झूम रहे थे, वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। महाराज को देखते ही महारानी खड़ी हुई और उनके पास जाकर उन्हें संभालते हुए बोली, आइए महाराज, संभल कर। धनानंद ने महारानी के चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उसे संभलने के लिए कह रही है महारानी? जिसने इस पूरे मगध को संभाल रखा है। धनानंद की बातों में उनका घमंड झलक रहा था। वो आगे बोले, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आज का भोजन हम आपके साथ करेंगे। महाराज को देखते ही मुरा ने अपना चेहरा ढक लिया था ताकि उनकी नजर न पड़े। विशाखा भी महारानी के कक्ष में ही थी और पानी के एक पात्र में ताजे पुष्पों को सजा रही थी। मुरा को देखते ही विशाखा मन ही मन बोली, महाराज को देखते ही इसने अपना चेहरा क्यों ढक लिया? वो मुरा के पास गई और उसे धक्का देने का प्रयास किया। मुरा को ज्ञात हो चुका था कि वो अमात्य की गुप्तचर है, इसलिए वो पहले से ही सावधान थी। विशाखा ने मुरा को धक्का तो देना चाहा, लेकिन ठीक उसी समय मुरा पीछे हट गई और विशाखा लड़खड़ाकर सीधा धनानंद के पैरों के पास जा गिरी। एक दासी को पैरों में गिरा देख धनानंद हैरान हो गए। विशाखा ने तिरछी नजरों से धनानंद को देखा। वहीं महारानी गुस्से से आग बबूला हो गई। वो कुछ कहती उसके पहले ही धनानंद विशाखा से बोले, आज तुम करोगी रात्रि भोज की व्यवस्था। अगर कोई कमी हुई तो तुम्हारा सर काट के बीच बाजार में लटका दिया जाएगा। विशाखा ने सहमते हुए हाँ में सर हिलाया और मुरा की तरफ देखने लगी। तभी महारानी गुस्से में बोली, बैठी क्यों हो? आदेश नहीं सुना महाराज का? जाओ जाकर स्वादिष्ट व्यंजन की तैयारियां करो। विशाखा तुरंत खड़ी हुई और महारानी से क्षमा मांगी। वो फिर मुरा की तरफ गुस्से में देखते हुए मन ही मन बोली, कल तक तो ये दुखी थी, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या बदल गया कि अलग ही दांव खेल रही है। और महाराज को देखकर इसने अपना चेहरा क्यों छिपा लिया? ये सोचते हुए वो रसोई घर की तरफ बढ़ गई। वहीं उसके जाते ही मुरा ने एक चैन की सांस ली। मगध में मुरा विशाखा के दाव को पलट चुकी थी। वहीं मगध से बहुत दूर गांधार में चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ सिकंदर के खेमों का जायजा लेने निकल पड़े थे। गांधार राज्य के एक सीमावर्ती गांव में बाजार लगा हुआ था। वो गांव बहुत बड़ा था और व्यापारियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी। उस गांव की सीमाओं से लगे सभी गांव, प्रांत और जनपदों के लोग वहां बेचने और खरीदारी करने आते थे। सिकंदर के साथ गांधार राज्य की संधि हो जाने के बाद उस बाजार में यूनानी सेनाओं और लोगों की भी काफी संख्या मौजूद थी। काफी चहल पहल थी उस बाजार में। उस भरे बाजार में एक व्यक्ति मदमस्त हाथी की चाल चल रहा था। हट्टा कट्टा शरीर, बाजुओं और पैरों में मोटी मोटी लोहे की कड़ियां, कमर में कमरबंद और एक कटार, सर पर मटमैले रंग की बड़ी सी पगड़ी और शरीर पर लिपटा हुआ एक मोटा चादर। उसकी बड़ी बड़ी मूछें और गहरी आंखें थी। खतरनाक सा दिखने वाला वो व्यक्ति बाजार में जोर जोर से चिल्ला रहा था, कोई है जो मुझे पंजा लड़ाने में हरा पाए? कोई है? जो भी मुझे पंजा लड़ाने में हरा देगा उसे मैं स्वयं 10 सोने के सिक्के दूंगा, और जो हार जाएगा उसे मुझे सिर्फ एक सिक्का देना होगा। जो भी मुझसे जीतना चाहता है सामने आ जाओ। पहले तो लोग उसकी डरावनी कदकाठी को देखकर डर रहे थे, लेकिन फिर एक आदमी हिम्मत करके उसके पास गया और बोला, मैं पंजा लड़ाऊंगा आपसे। दोनों ही बाजार के उस मुख्य रास्ते पर ही पंजा लड़ाने बैठ गए। उस आदमी ने एक पल में शर्त लगाने वाले को हरा दिया और इनाम में उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। ये देखकर वहां मौजूद कई लोगों को लालच आ गया और वो उसे पंजा लड़ाने के लिए तैयार हो गए। धीरे धीरे उस व्यक्ति को हराने वालों की भीड़ लगने लगी, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति उस पहलवान को हरा नहीं पा रहा था। उसके पास एक एक सिक्के के रूप में वहां बहुत सारे सोने के सिक्के जमा हो गए थे। जब सभी ने उस पहलवान से हार मान ली तो उसने वहां पड़े सभी सोने के सिक्के बटोरे और खड़ा होता हुआ बोला, कोई और है जो मुझे हराना चाहता है? हराने वाले को 10 स्वर्ण मुद्राएं और हारने वाले से सिर्फ 1 मुद्रा।
वो वहां से आगे बढ़ता रहा और बाजार में चिल्लाता रहा। उसने फिर से अपनी बात दोहराई और कहा, क्या इस बाजार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो मुझे हरा सके? मैं हराऊंगा तुम्हें। उसके पीछे से एक आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक दुबले पतले ब्राह्मण को खड़ा देख वो हंस पड़ा। वो ब्राह्मण और कोई नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य थे। उस व्यक्ति ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, तुम हराओगे मुझे? बाजार के लोग भी चाणक्य जैसे दुबले पतले ब्राह्मण को उस पहलवान व्यक्ति को चुनौती देते देख हंस पड़े। वो व्यक्ति बोला, अरे महाराज, आप जाकर किसी मंदिर में पूजा करो, कहां ये पंजा लड़ाने चले आए? चाणक्य बोले, क्यों डर गए? या डर लग रहा है कि तुम्हारा बल एक ब्राह्मण की बुद्धि के आगे ना हार जाए? उस व्यक्ति ने ध्यान से चाणक्य की ओर देखा जो अपनी खुली शिखा के बालों पे हाथ फेर रहे थे। उनके चेहरे के तेज और आंखों की चमक ने एक पल के लिए उस व्यक्ति के विश्वास को भी हिला दिया। आखिर कौन है वो रहस्यमय स्त्री जिसने सुकन्या को तीर के वार से बचाया? क्या आचार्य चाणक्य उस पहलवान को हरा पाएंगे? क्या अमात्य मालकेतु का सच जान पाएंगे? क्या होगा कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। હું આલુની